हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम डिफेंस एकेडमी। मैं हूं प्रियंका चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो आज हम बात करने वाले हैं 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। जनरली दो टाइप के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेंगे या किसी का केमिकल फॉर्मूला देंगे और उसको बोलेंगे कि इसका क्या नाम है। तो इसमें क्या होता है, हमको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो वो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जिसमें कंसेप्ट भी आ जाता है, हमको थोड़ा वी हैव टू लुक एट दी ऑप्शंस और फिर हम जो सूटेबल लगता है उसको फिर हम टिक करते हैं, जिसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है। तो आज के हमारे इस सेशन में दोनों टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व है और बीच बीच में मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स साथ में बताती चलूँगी। ओके, सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? तो बेसिकली एटम के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो हमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो जो पॉजिटिव वाले हैं उनको तो अपन पहले ही कट कर देते हैं क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है। अब माइनस वाले 2 ऑप्शंस बचे हैं, जिसमें एक है 10 टू द पावर -19, एक है 10 टू द पावर -16। तो 16 वाला नहीं होता है, 19 वाला होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। यही प्रश्न अगर ये प्रोटॉन के लिए पूछते तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो जाता है, और कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है। वेरी सिंपल, इसे बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स प्लेस दैट पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज, ये एक्चुअली परमाणु हिंदी में सही है, इट हैज़ टू बी एटम। ओके, तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो केमिकल रिएक्शन करता है? तो प्रोटॉन कभी केमिकल रिएक्शन नहीं देता है, न्यूट्रॉन भी नहीं देता है, मॉलिक्यूल देता है, लेकिन मॉलिक्यूल से भी पहले क्या आता है? एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल से छोटा होता है एटम। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना? तो मॉलिक्यूल भी सही है, एटम भी सही है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? एटम हुआ। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रेफर्ड टू? ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, मैं एक बार आपको समझाती हूँ क्योंकि इसी कंसेप्ट पे आगे 3-4 क्वेश्चंस हमको दिखने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, ये हमारा एटम है, ये बीच में न्यूक्लियस है, बाहर की साइड में होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, बीच में होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर मूवमेंट में होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो हम बात करते हैं प्रोटॉन्स के नंबर की, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और जब भी हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, कि भाई उसका मास कितना होता है, तो ऑब्वियसली नंबर से ज़्यादा होगा, हम जनरली बोलते हैं डबल होता है। तो इसमें हम कहते हैं न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो कि हमारा क्या है? बीच का न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस का जो वेट होता है वही हमारा एटॉमिक मास होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो जब भी हमसे पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम देखेंगे प्रोटॉन की तरफ। जब भी एटॉमिक मास पूछेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? नंबर है तो हमें प्रोटॉन देखना है, ऑफ एन एलिमेंट रेफर टू, तो ये किसको रेफर करता है? ये प्रोटॉन्स हैं। और एक और चीज़ इसमें आ जाती है, सपोज कीजिए कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पर नीचे की साइड में हमेशा जनरली होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर की साइड में होता है एटॉमिक मास। तो जो नीचे है हमारा एटॉमिक नंबर, ये है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ऊपर जो एटॉमिक मास है ये हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रेफर्ड टू? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सही बात है, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है, तो ये हमारा सही हो गया। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ भी शो नहीं करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, नंबर पूछा है, तो नंबर हैज़ टू बी प्रोटॉन। और लास्ट है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ये भी वैलिड नहीं है।
सो इस तरीके से ये है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको थोड़ा अप्रोच लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर कंसेप्ट्स को टटोलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट रेफर टू। आ गया सेम वही क्वेश्चन है, बस अब क्या पूछ लिया है, मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हमारा एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये तो कुछ होता ही नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एब्सोल्युटली राइट, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज एटॉमिक मास। All right, which was the first Indian satellite to be installed in space? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला स्पेस में इंडिया का कौन सा सैटेलाइट गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है आर्यभट्टा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूँगी मैं यहाँ पे, ये कब लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975, और ये नाम जो साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, उन्हीं के ऊपर ये नाम रखा गया है, और इसको लॉन्च करने के बाद इंडिया की 12th पोजीशन आ गई थी स्पेस में सैटेलाइट भेजने की। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वही सेम चीज़ जो मैंने एक ही बार में आपको पूरा समझा दिया था कि पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर होते हैं, न्यूक्लियस में होते ही नहीं है। न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एब्सोल्युटली राइट, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर आपको हल्का सा पता रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते हैं और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वो न्यूक्लियस में ही रहते हैं। आगे, ग्रेफाइट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इट विद एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट गैस। ये एक प्रोसेस है पूरा, हम इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से इसको लेके जा रहे हैं इस प्रोसेस को। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑब्टेन्ड, एक्चुअली हमें प्राप्त क्या होता है अंत में, तो इससे हमें डायमंड मिलता है। दोनों में सेम एलिमेंट होता है कार्बन, दोनों में कार्बन होता है, और इसके अंदर लगभग तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी दिया जाता है। तो इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से क्या होता है, तो ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया जाता है। मैंने आंसर टिक किया, डायमंड। बाकी सब डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, बाकी सब पे नज़र ही नहीं लेके जानी है हमें। आर एटम्स परमाणु विद्युत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमें चेक करना है राइट। एटम्स में इलेक्ट्रिक होते हैं या नहीं होते हैं, तो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एटम में न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन्स होते हैं जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो तकरीबन माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और न्यूट्रॉन्स तो है ही ज़ीरो। तो एक्चुअली में कोई भी चार्ज इस पर, एटम पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। सो नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, बाइनोमियल यानी दोनों, तो दोनों भी नहीं क्योंकि वो कैंसिल आउट कर रहे हैं। और उदासीन, ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं न्यूट्रल। तो एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल, उदासीन रूप में होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 92 यूरेनियम 238। समझते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। नीचे है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऊपर है एटॉमिक मास जो कि होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने होंगे। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, तो क्या इन दोनों को मैं माइनस करूंगी तो मुझे न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, एब्सोल्युटली मिल जाएंगे। तो 238 को जब मैं माइनस करूंगी 92 से, यहीं से आ रहा है, पीछे 6 आ रहा है, 6 कौन सा ऑप्शन में, ये। तो आप सीधा यहाँ से भी टिक कर सकते हैं और भले ही पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपको लास्ट में आंसर 146 मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं समझ में आया। 3 चीज़ें ही होती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। सब कुछ इसमें मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया। एक बार और बता रही हूँ, ये एटॉमिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये एटॉमिक मास है जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के रूप में होता है। अगर मुझे सिर्फ न्यूट्रॉन निकालना है तो इन दोनों को मैं कर दूंगी माइनस
एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दूंगे तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे. Okay, in the nucleus of a chlorine atom of atomic number 17 and mass number 35. Okay, chlorine atom है, atomic number है 17 और atomic mass है 35. ये तो हो गए प्रोटॉन, ये हो गए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. आंसर में क्या है? हाँ देखिए 17 प्रोटॉन है. ओमिट आउट, हम रिजेक्ट करते हैं अब चारों ऑप्शंस में से कौन सा लास्ट में बचता है. तो क्या 18 प्रोटॉन्स है? नहीं, 17 है. 18 न्यूट्रॉन्स हैं क्या? न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए 35 माइनस 17 18 न्यूट्रॉन्स आ रहा है. पर एक बार और चेक कर लेते हैं दूसरे ऑप्शंस. 35 प्रोटॉन बिल्कुल भी नहीं, 35 तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है. 35 न्यूट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है. तो बाकी के सब अपने आप ही कैंसल आउट हो गए और 18 न्यूट्रॉन्स हमारे पास, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, निकल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. पूछ रहा है हमसे डिफरेंट क्या होगा फॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट. आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका, मैं बना देती हूँ, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम रहता है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है, सपोज कीजिए ये 14 है और ये 15 है, तो इनका एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है, वो अलग हो जाता है. और नंबर क्या रहता है? सेम रहता है. यानी प्रोटॉन्स जो है वो सेम रहते हैं. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिफरेंट क्या है? तो एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं, एटॉमिक नंबर तो सेम है. एटॉमिक मास, हाँ एटॉमिक मास डिफरेंट है. बी, प्रोटॉन्स बिल्कुल नहीं, प्रोटॉन्स तो सेम है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो प्रोटॉन्स भी सेम हुए. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, और जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन की संख्या से मैच करते हैं. जब तक कि हम बहुत ज़्यादा बड़े नंबर तक नहीं चले जाते, बड़े एटम्स तक नहीं जाते, तब तक नॉर्मली प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो नंबर होता है वो सेम रहता है. ठीक है, मोर और लेस. तो यहाँ पे हमने बात की डिफरेंट की, तो एटॉमिक मास डिफरेंट है, प्रोटॉन तो बिल्कुल सेम है और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है. तो आंसर नंबर बी. Which of the following is a particle with no charge? मैंने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज. उस पर कोई चार्ज नहीं होता है. डायरेक्ट क्वेश्चन, टिक किया, आगे बढ़े. An atom has 9 electrons, इसको लिख लेते. 9 electrons, 9 protons and 10 neutrons. इलेक्ट्रॉन्स को एक बारी के लिए छोड़ते हैं. ये कोई एटम है जिसमें 9 प्रोटॉन्स है, यानी नीचे एटॉमिक नंबर, एंड 10 न्यूट्रॉन्स. तो 9 + 10 19. तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा. व्हाट विल बी द मास नंबर? सीधा 19. कहाँ गया 19? ये रहा. दैट्स इट. अब स्पीड पकड़ रहे होंगे आप. कंसेप्ट एक बार आ जाता है तो फटाफट से क्वेश्चंस होते हैं, और ट्रस्ट मी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है एग्जाम्स के अंदर. The atomic number of carbon is 6 and the atomic weight is 12. बना देते हैं. कार्बन ये रहा 6 है and 12 इसका मास है. How many protons are there in its nucleus? नीचे वाला प्रोटॉन होता है 6, डायरेक्ट 6. Who discovered the charge of electron? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है तो बिल्कुल टिक होगा. तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो अभी हमने पढ़ा था, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो किसने डिस्कवर किया था? थॉमसन. इनका पूरा नाम है जे थॉमसन. इसी का मिलता जुलता, हु डिस्कवर्ड दैट द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. किसने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है? ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है. न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं. तो न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है. और ये किसने बताया? ये बताया रुदरफोर्ड. इनका पूरा नाम है अर्नस्ट रुदरफोर्ड. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब. विच इज द प्योर एलिमेंट? अब इसमें हमको रिजेक्शन वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी. पहले तो समझना पड़ेगा प्योर एलिमेंट होते क्या हैं. एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि और फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और वो प्योरली किसी एक ही एटम के बने हुए हैं. जैसे हाइड्रोजन है तो ये एलिमेंट है, लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो अब ये एलिमेंट नहीं रहा, ये बन गया कंपाउंड.
और ये है एलिमेंट। ये छोटा सा कंसेप्ट है इसका। तो देखते हैं ग्लास। अब ग्लास होता क्या है, इसका हमें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ग्लास इज SiO2, इसको हम सिलिका भी बोलते हैं। मैंने अपने मेरा जो लेक्चर था टॉपिक 1 मैटर, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया है, आप वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैटर से ये क्वेश्चन आया है। तो ग्लास होता है SiO2 जिसको सिलिका बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं सिलिकन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड। सो इट इज़ नॉट एन एलिमेंट। कट। सीमेंट। सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें भी सिलिका होता है, तो ये होता है पूरा सीमेंट। तो ये भी ऑफ कोर्स कंपाउंड है, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो जाता है कट। सोडियम। अब सोडियम बेचारा इकलौता Na, दैट्स इट, कुछ भी नहीं जुड़ा है इसका, तो यही हमारा फाइनल ऑप्शन है। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर एन एलिमेंट नॉर अ कंपाउंड। अगेन मैटर से क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ना ही एलिमेंट है और ना ही कंपाउंड है। तो एक बार देखते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl एकदम फिक्स रेशियो में है, 2 एलिमेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, ये हमारा क्या है, कंपाउंड। ये पूछ रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो कट गया। मर्क्यूरी Hg, सिर्फ एक एटम है इसके अंदर, तो ये क्या है, एलिमेंट। वाटर H2O कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन किए गए हैं। एयर हमारा क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत दुनिया भर की गैसेस जो होती है वो मिक्स फॉर्म में रहती है, तो एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर है। तो हमारा आंसर आ गया कि इनमें से कौन सा है जो ना ही एलिमेंट है ना ही कंपाउंड। ये सब एलिमेंट और कंपाउंड है, और ये इकलौता क्या है, मिक्सचर। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय वाइल एयर इज अ, अभी हमने बात की एयर क्या है, मिक्सचर। डायरेक्ट क्वेश्चन, टिक एंड गो। Which substance is found in nature in 3 states? Basically 3 states होती है, ये भी मैटर से क्वेश्चन है, solid, liquid and gas। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो तीनों अवस्थाओं में उपस्थित है। H2O, ऑब्वियसली H2O जो होता है सॉलिड में बर्फ के फॉर्म में देखा होगा आपने, लिक्विड में पानी के फॉर्म में देखा होगा, और गैस भाप के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में आपने देखा होगा। तो हमारा आंसर H2O है। आगे एक और देख लेते हैं, H2O2 पेरोक्साइड जिसको बोलते हैं, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टेट में है। अमोनिया गैस लिक्विड गैस सॉरी, एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अगेन अ गैस। तो इकलौता ये है जो तीनों में उपस्थित है। What are the examples of gaseous elements? Okay, कौन से एलिमेंट्स हैं जो गैशियस अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन बिल्कुल N2 गैस, हाइड्रोजन H2 गैस, क्लोरीन Cl2 गैस, ऑल ऑफ द अबव। एब्सोल्युटली राइट, सारे के सारे गैसेस हैं। विच इज़ द मोस्ट एक्टिव मेटल, इसमें मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगी समझाने के लिए। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, जो दूसरे मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, इनका मैं रिएक्शन कराऊंगी, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने इसको हटा के जिंक ने सल्फेट के साथ कंबाइन कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव मेटल। तो हमें यहाँ पे बेसिकली 4 दिए हैं, बहुत ही कॉमन है ये, तो मैं आपको इनकी सीरीज़ भी बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव मेटल है लिथियम। ये क्षमता रखता है किसी भी मेटल को डिस्प्लेस करने की, उसको हटाने की। तो सबसे ज़्यादा लिथियम है, फिर है हमारा जिंक, फिर है कॉपर, और लास्ट में आ जाता है हमारा सिल्वर Ag। थोड़ा सा कंसेप्ट लग गया इसमें। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है लिथियम। एक्टिव मतलब वो डिस्प्लेस कर सकता है, उस मेटल को हटा सकता है और खुद उस जगह पर आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा लिथियम, जिंक, कॉपर एंड Ag। Ag सबसे कम है, तो Ag इनमें से किसी को भी हटा नहीं सकता, वो बेचारा खुद ही हटा हुआ पड़ा है। तो विच इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, लिथियम। ये कंसेप्ट, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसी से हम उसी का ये कंसेप्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। आपको बिल्कुल ये तो टिप्स पे होने चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्टिक सोडा, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बताऊंगी आपको। हुज यूनिट इज क्यूरी? क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी है हमारे रेडियो एक्टिविटी की यूनिट, और ये नाम रखा गया था साइंटिस्ट मैरी क्यूरी के बाद में, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे। एक था रेडियम, और एक और था, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। तो 2 उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, इसीलिए उनके नाम पे क्यूरी यूनिट पड़ गया, और ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। आइसोटोप C14 इज एसोसिएटेड विथ? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आगे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इधर आपको बताने के लिए C14 जो है ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो डायग्नोस्ड विद, बहुत सारे ऑप्शन है, आपको एकदम क्विकली पता करना है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स, आपको बस इतना समझना है कि कार्बन रेडियो एक्टिव ये जो प्रोसेस है ये उन्हीं के लिए अप्लाई किया जाता है जो किसी ज़माने में लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मतलब कभी जिंदा थे और उनके अंदर कार्बन उपस्थित था। तो कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो भी चीज़ जिंदा होती है उसके अंदर कार्बन 14 हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो जो भी चीज़ जिंदा है उसके अंदर कार्बन 14 की डेटिंग करके हम बता सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी रही होगी, मतलब कितने साल पहले वो प्रेजेंट था। बेसिकली तो ये 10,000 साल पहले तक का डाटा हमको बखूबी बता सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए क्या क्या है। डायग्नोज्ड विद कैंसर, कैंसर है ही नहीं इसके अंदर। डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अर्थ, अब अर्थ क्या है? ऑर्गेनिक, मतलब ये कोई जिंदा चीज़ नहीं है, और अर्थ ऑब्वियसली बहुत साल पहले की बात है, और हम कहते हैं कि कार्बन 14 जो है सिर्फ 10,000 साल पहले का ही हमको अच्छे से डाटा बता सकता है। तो अर्थ तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई, पॉसिबल ही नहीं है, और ये तो नॉन लिविंग थिंग भी है। बाय ट्रेसर टेक्नोलॉजी ये कुछ नहीं है, तो सीधा फॉसिल्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, डायनासोर्स या कोई भी चीज़ जो कभी किसी ज़माने में जीवित थी, उसके लिए हम कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं उसकी उम्र बताने के लिए। From the point of view of nuclear energy, which metal is found abundantly in India? डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद क्या रखना है, न्यूक्लियर एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर, कहाँ गया इंडिया, न्यूक्लियर, ये रहा इंडिया, हाँ। इंडिया में सबसे ज़्यादा एबंडेंटली, सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल उपस्थित होता है? तो वो है थोरियम। याद करेंगे ये चीज़ आप, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, और फटाफट से टिक हो जाते हैं और मार्क्स आ जाते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? हाँ जी, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आपको लग रहा होगा रेडियो एक्टिविटी, अभी हमने पढ़ा था वो मैरी क्यूरी जो मैडम थी, उन्होंने क्यूरी दिया था, तो क्यूरी है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। थोड़ा सा कंसेप्ट बताती हूँ, इसका आंसर एक्चुअली बी है, बैक्यूरेल। बताती हूँ। क्यूरी जो है इसको हम शॉर्ट में CI बोलते हैं, जैसे मीटर को अपन M बोलते हैं, वैसे क्यूरी CI से रिप्रेजेंट करते हैं, और बैक्यूरेल करते हैं B से। तो एक आपने सुना होगा ऑथेंटिक IUPAC नेम, और एक होता है कॉमन नेम। जैसे आप लोगों का भी स्कूल का कुछ जो ऑथेंटिक नेम है जो डॉक्यूमेंट्स पे होता है, जिससे आपको सब दुनिया जानती है, लेकिन घर पे आपका कोई कॉमन नेम तो ज़रूर होगा। तो उसी तरीके से जो रेडियो एक्टिविटी है, इसको कॉमन नेम में तो क्यूरी से जानते हैं, ये कॉमन नेम है इसका। लेकिन अगर मैं SI यूनिट की बात करूँ, एकदम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूँ जो कि यूनिवर्सल पूरा ग्लोबल है, वो है बैक्यूरेल। तो इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें क्यूरी जो यूनिट था रेडियो एक्टिविटी में, उसमें सिर्फ क्यूरी था, बैक्यूरेल नहीं था। अगर बैक्यूरेल है तो वी हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक विद आवर आंसर्स, तो हमको बोलना पड़ेगा बैक्यूरेल। क्यूरी भी है बट वो इतना स्पेसिफिक नहीं है। बैक्यूरेल जो है वो ज़्यादा सही उत्तर है, दोनों सही है पर ये थोड़ा ज़्यादा सही है। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है बैक्यूरेल। अगर आपके ऑप्शन में बैक्यूरेल नहीं है और क्यूरी दिया और बाकी कुछ और भी दिया है, तो आप क्यूरी को बेशक टिक कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क? डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से प्रिंसिपल के आधार पर है? तो ये
विखंडन हिंदी में सही लिखा है, ये एक्चुअली यहाँ पे फिजन है, FISISS, फिजन और फ्यूजन, ये दो ही चीज़ें होती हैं। छोटा सा डिफरेंस होता है, फिजन मतलब काटना, मतलब बेसिकली इसका जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को दो डॉटर न्यूक्लियाई में तोड़ दिया जाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, इसको अपन तोड़ देते हैं और दो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फिजन। फिजन यानी तोड़ना। फ्यूजन यानी जोड़ना, यानी कि हम दो एटम्स को जोड़ के कुछ एक चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, फिजन यानी तोड़ना, फ्यूजन यानी जोड़ना। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम हमेशा फिजन की बात करते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ने की बात करते हैं। ओके, बाकी तो देख लीजिए कुछ भी नहीं है, थर्मल कंबशन, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अबव बिल्कुल भी नहीं। कंबाइंड इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, फ्यूजन और फिजन कभी साथ में हो ही नहीं सकते, या तो फिजन होगा या तो फ्यूजन होगा। एनर्जी इज जनरेटेड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर बाय, कौन से प्रोसेस, ये भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी उसमें से ही है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी है जो है वो कैसे जनरेट की जाती है, बहुत सारे तमाम इसमें आंसर्स होंगे। दो आपको इसमें शब्द दिख रहे होंगे, एक तो कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड, बताऊंगी इन दोनों का मतलब। और दो चीज़ें और दिख रहे होंगे, फ्यूजन एंड फिजन, तोड़ना और जोड़ना। तो क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूजन की तो बात करेंगे ही नहीं, तो हम आ जाते हैं दो ऑप्शंस में, कंट्रोल्ड फिजन एंड अनकंट्रोल्ड फिजन। दोनों में क्या अंतर है ज़रा सा है, फटाफट बताती हूँ। कंट्रोल बोले तो हम उस चीज़ को एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को। अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो इतना मैसिव एक्सप्लोजन होगा, इतना बड़ा धमाका होगा, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं उसमें एक्सीडेंटली भी अगर कोई चीज़ होगी तो वो अनकंट्रोल, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी वो चीज़। तो अनकंट्रोल तो कर नहीं सकते हम लोग, हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, वो बहुत रिस्की चीज़ होती है। तो हम बात करते हैं कंट्रोल्ड की, कंट्रोल्ड फिजन। अब कंट्रोल भी कैसे किया जाता है, कुछ रॉड्स लेते हैं हम, जिसमें इस प्रोसेस के अंदर कुछ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली बहुत एक्सेस में बाहर घूमने लगते हैं, तो कुछ रॉड्स होती हैं वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर देती हैं और रिएक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करती है। क्योंकि ये सब बहुत धमाकेदार वाले प्रोसेस होते हैं तो हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल मतलब उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो डाउन करनी पड़ेगी। तो वी ऑलवेज गो फॉर कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, नॉट अनकंट्रोल्ड। और कंट्रोल भी कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया, न्यूट्रॉन्स को जो होते हैं फ्री न्यूट्रॉन्स उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं और रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है। तो आंसर इज कंट्रोल्ड फिजन। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम हमेशा फिजन की बात करते हैं, फ्यूजन की नहीं। द एज ऑफ द अर्थ, ये आ गया वही क्वेश्चन, इज एस्टिमेटेड बाय। अब कार्बन डेटिंग भी होगा, कार्बन 14 वाला, तो ये तो हो ही नहीं सकता, राइट क्योंकि ये लिविंग चीज़ों के लिए ही होता है और ये सिर्फ 10,000 साल पुरानी कोई चीज़ है तो उसी का ही ये जन्म कुंडली निकाल सकता है। यूरेनियम डेटिंग आपको समझाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन बताती हूँ, कार्बन 14 एंड यूरेनियम डेटिंग का। पहला डिफरेंस कि कार्बन 14 जो होता है वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके लिए ही हम कर सकते हैं, इसके लिए इसमें कोई ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। कार्बन 14 सिर्फ 10,000 साल पुरानी चीज़ को ही डिटेक्ट कर पाता है। यूरेनियम जो है ये मिलियंस ऑफ ईयर्स भी अगर कोई चीज़ पुरानी होगी उसको भी फटाफट रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम होती है, मतलब ये इतना ज़्यादा अच्छे से हमें प्योर प्रिसाइज डाटा नहीं देता है, लेकिन यूरेनियम हमको एकदम एक्यूरेट डाटा देता है। ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, इस डिफरेंस से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यूरेनियम डेटिंग है, अर्थ तकरीबन 2.5 मिलियन साल पुरानी है, तो यूरेनियम, वी हैव टू गो फॉर यूरेनियम प्रोसेस। हु डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा रेज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, रुदरफोर्ड। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। अच्छा हाँ, सिंपल, ये केमिकल वाली डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ, सोडियम हो गया Na, बाई हो गया H एंड कार्बोनेट है CO3। तो इस तरीके से ना देख के वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी डाल सकता है ऑप्शन में, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर को बोलते हैं। हाँ, इनमें से एलम का केमिकल कंपोजिशन क्या है, थोड़ा सा समय लूँगी यहाँ पर।
इसका सही जवाब है ए, पर मैं थोड़ा सा इसको और चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, पोटेशियम सब में है, सल्फेट सब में है, एल्यूमिनियम Fe तो होता ही नहीं है, ऑप्शन कट। एल्यूमिनियम सल्फेट सब कुछ बराबर है, डिफरेंस का आ रहा है 18, 21 और 24 में। तो अब देखिए आप कंपटीशन कहाँ तक पहुँच गया, मतलब यहाँ तक भी सब कुछ सही है, आपको मतलब H2O कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यही चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, देखिए क्या ये फर्स्ट ऑप्शन और क्या ये बराबर है? अगर मैं इस ऑप्शन की जगह ये दूं तो क्या ये गलत हो जाएगा? समझते हैं। इसमें पोटेशियम कितने हैं? 2, इसमें कितना है? 1। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, इसमें कितना है? 1। सल्फेट कितने हैं? 3 और 1 4, इससे इधर कितने हैं? 2। H2O कितने हैं? 24, H2O कितने हैं? 12। तो इस फॉर्मूला में बेसिकली हर चीज़ क्या हो रही है? इसकी आधी हो रही है, लेकिन रह तो कांस्टेंट रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ये वाला और ये वाला ये भी बिल्कुल सही है, आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आप बोलोगे भाई हमने तो 24 H2O देख के आप सीधा वो कर दो, लेकिन यहाँ पर चेक करना भूल जाओ तो पोटेशियम 1, एल्यूमिनियम 1, सल्फेट 2 एंड H2O 12। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन कितना भी कर लो, पोटेशियम को 2 2 4 24 और मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना कर दो, तो ये जगह 3 3 2 3 6, 12 3 36 ये आ जाएगा। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, राइट? नंबर्स तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, तो ये कंसेप्ट है इसके अंदर। विच इज़ यूज टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या लेते हैं? उनको बोलते हैं एंटा एसिड्स। तो ये बहुत प्रकार के मार्केट में मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला हो जाएगा MgOH2, क्योंकि मैग्नीशियम में +2 होता है, OH में -1 होता है, इसलिए हम 2 OH लेंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज, हाँ, गुड कंडक्टर्स मतलब कि उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास करूं तो वह आराम से उसको पास होने के लिए देगा। तो जब भी हम इस इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। तो दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको याद रखनी है। जब भी कंडक्टर्स की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। देयर मॉलिक्यूल्स स्टिक टू ईच अदर, नहीं, कोई स्टिकनेस नहीं होती है। देयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड, एक दूसरे से भिड़ते हैं, नहीं। देयर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव, बिल्कुल नहीं। सीधा इलेक्ट्रॉन्स देखो, टिक करो। द केमिकल नेम ऑफ गैलीना, ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन। गैलीना आता है, टिक हो जाएगा, नहीं आता नहीं टिक होगा। गैलीना मैं आपको बता देती हूँ, लेड सल्फाइड PbS, लेड सल्फाइड PbS, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला, बाकी सब रॉन्ग है। ऑन विच प्रोडक्ट इज द हॉलमार्क मार्क अप्लाइड, ये थोड़ा बताती हूँ आपको। हॉलमार्क मार्क कब और कहाँ पर लगाया जाता है? तो ये बेसिकली इसमें देखो ऑप्शन में क्या क्या है, खाने के कंपोनेंट्स पे, गोल्ड पे मतलब सोने जवाहरात, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर एनवायरमेंटल कोई प्रोडक्ट है। हॉलमार्क हम लगाते हैं बेसिकली जो प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस मैटर होता है, जैसे कि आपका गोल्ड AU, सिल्वर चांदी, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ये इतने सारे हमारे प्रेशियस मेटल्स होते हैं। तो उसमें से गोल्ड ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम हॉलमार्क लगाते हैं। और ये मार्क क्या बताता है हमको? ये बताता है कि ये बिल्कुल प्योर है। अब एकदम प्योर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, बट टू एन एक्सटेंट, एक अच्छे लेवल तक उसमें प्योरिटी है। इसको सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि ये सर्टिफाइड है कि ये बिल्कुल सही है, और इसने सारे जो भी प्रोसेस होते हैं उसको वेरीफाई कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया। तो वो होता है हॉलमार्क मार्क, और ये इन सब चीज़ों पर लगाया जाता है। विच एलिमेंट इज़ यूजफुल इन फोटोग्राफी, जो हम फोटोज़ खींचते हैं उसमें कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर, कोई भी हेलाइड, X मतलब हेलाइड। तो सिल्वर के साथ कोई भी हेलाइड होगा वो हमें फोटोग्राफी में हेल्प करता है। तो सिल्वर हमारे ऑप्शन में देखो क्या, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड बिल्कुल सही। सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, और सिल्वर आयोडाइड भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, सिल्वर हेलाइड
कोई भी हेलोजन फैमिली का कोई भी आप डाल दो वो, फ्लोरीन नहीं लेकिन, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड नहीं। हाँ, इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे होता है। जो प्लेट होती है फोटोग्राफी की, उस प्लेट में इमल्जन के फॉर्म में हम सिल्वर ब्रोमाइड को कोट करते हैं, उसको लगाते हैं, और जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है वो सिल्वर ब्रोमाइड से कन्वर्ट हो जाता है मेटल, सिल्वर मेटल में, और फिर हमको जो विजिबल इमेज जो है वो हमको दिखती है। ये जनरल प्रोसेस होता है इसका। द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको लिखना चाहूँ तो कैल्शियम एंड कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम होता है +2, कार्बोनेट होता है -2, एकदम नलिफाई हो जाए। कैल्शियम कार्बोनेट है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। द केमिकल नेम ऑफ, हाँ, लूनार कास्टिक, ये आपको नहीं पता तो नहीं पता। लूनार कास्टिक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। बिल्कुल सीधा सटीक जवाब। ये सब आपको पता होने पड़ेंगे, पता है, ये सब चीज़ें जो केमिकल फॉर्मूलाज जो होते हैं डायरेक्ट पूछते हैं, तो ये आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं? सुना होगा आप लोगों ने, घर बनाते हैं तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका मैं ट्रिक से बताऊंगी। इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको आपको बस ये याद रखना है। देखो, सब में कैल्शियम सल्फेट और H2O प्रेजेंट है, ये MgO हटा दो। कैल्शियम सल्फेट होता है और H2O होता है, कैल्शियम सल्फेट एंड H2O। आपको इतना याद रखना है, POP में इसका रेशियो होता है 2:1। अगर 2 कैल्शियम सल्फेट है तो H2O होगा 1, तो 2:1 ये हमारा राइट आंसर है। इसी चीज़ को क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 4 कैल्शियम सल्फेट एंड साथ में 2 H2O, ये भी POP ही है। 4:2 मतलब 2:1 हो गया, बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन ट्रिक कर सकता है, आपको रेशियो पता होना चाहिए। इसी में आ जाता है जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसमें जस्ट POP का उल्टा हो जाता है। POP के अंदर क्या था? कैल्शियम सल्फेट एंड H2O का फॉर्मूला था 2:1। इसके अंदर केमिकल, इसमें रेशियो उल्टा हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट 1 रहेगा और H2O रहेगा 2, ऑप्शन नंबर बी। आप एक का याद रख लो, जैसे POP का अगर आप याद रखते हो 2:1, तो जिप्सम का जस्ट उल्टा कर दो 1:2। बेसिक एकदम ट्रिक से। पर्ल इज मेनली मेड ऑफ, पर्ल, हाँ, पर्ल जिसको मोती बोलते हैं, ये एक प्रकार का शेल ही है। तो ये किस चीज़ का बना होता है? तो शेल्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बोन में भी होता है, ये हमारे हड्डियों में भी होता है। ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैलोमिल, कैलोमिल इसका इलेक्ट्रोड भी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है ये, ऑप्शन गलत है, इसको मैं थोड़ा 2 कर देती हूँ। तो ये होता है मर्क्यूरी क्लोराइड। ऐसे क्वेश्चन ना देके ये ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी डाल सकता है, मर्क्यूरी 1 क्लोराइड। थोड़ा सा बताती हूँ इसको। ये जो अपन रोमन में लिखते हैं ना, ये एक्चुअली इसका जो मर्क्यूरी का क्या वैलेंसी है वो हमें बताता है। तो Cl का भी -1 है और मर्क्यूरी का +1 है, तो मर्क्यूरी 1 क्लोराइड। ऑप्शंस में ऐसे भी दे सकता है, मर्क्यूरी 2 क्लोराइड। तो मर्क्यूरी 2 क्लोराइड कैसा दिखने लगेगा? Hg, मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, मर्क्यूरी 2 क्लोराइड। ये मर्क्यूरी 2 क्लोराइड है, हमारा आंसर है मर्क्यूरी 1 क्लोराइड। दोनों 2 को अगर अपन कैंसिल करते हैं तो ये HgCl भी हो सकता है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन बी है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, ये 2 है, HgCl2, ये मर्क्यूरी 2 है, तो मर्क्यूरी 2 नहीं रहता है। कैलोमिल में मर्क्यूरी हमेशा फर्स्ट स्टेट में रहती है, Hgs नहीं, HgSO4 भी नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेबार, सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला ये पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, लेड सल्फाइड, PbS, लेड सल्फाइड, सिनेबार का केमिकल फॉर्मूला।
दैट्स इट। इसके साथ हमारी आज की क्वेश्चन आंसर वाला जो पीपीटी है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, कुछ अलग से सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, दुविधा, डाउट, कन्फ्यूजन जो भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दैट। एंड येस, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।